तो बच्चों आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें हमें देखो क्या पूछ रहा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू पी आई कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू। तो ये बोल रहा है एक डाइपोल है, उसमें दो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, और वो सेपरेटेड है टू ए डिस्टेंस से, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है, वो विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है जैसे हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है पहले से, एक्स और वाई एक्सिस, इसमें ये ओरिजिन पॉइंट है। तो डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है और प्लस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, और इनके बीच का गैप क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच का गैप 2 है। अब ये बोल रहा है एक पॉइंट है पी, ये पॉइंट यहाँ से एक्स डिस्टेंस डिस्टेंस पर है, ठीक है, सेंटर से। यानी कि प्लस क्यू से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई, प्लस क्यू से डिस्टेंस हो जाएगी ये एक्स में से ए माइनस करेंगे तो एक्स माइनस ए, और जो ये माइनस क्यू है यहाँ से कितनी दूर है पी पॉइंट से, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए, यहाँ तक का एक्स और ये प्लस ए। अब ये बोल रहा है कि हमें यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पर। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल दो लोग बनाएंगे, दो चार्ज पार्टिकल बनाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज वी प्लस क्यू और एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, तो देखो प्लस क्यू कितना पोटेंशियल बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पी पॉइंट पर वो बनाएगा के क्यू अपॉन ये एक्स माइनस ए। ठीक है, ऐसे ही जो नेगेटिव चार्ज है माइनस का क्यू, वो इस पी पॉइंट पर कितना वोल्टेज बनाएगा, वो बनाएगा के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं के क्यू, और एलसीएम आ जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस ए, एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस ए और इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया है के क्यू को कॉमन लेके। तो यहाँ से ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस ए जो है आपका वो इधर आ जाएगा, और एक्स माइनस ए किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस से, एक्स माइनस ए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, के क्यू कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस ए। लेकिन ये माइनस का बचेगा यहाँ पर, है ना, इसको मैं माइनस का कर दे रहा हूँ। तो अब आप जानते हैं कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो इसमें एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस का, ये ए और ए टू ए हो जाएगा, तो यहाँ आएगा के क्यू इंटू टू ए, अपॉन में ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं के क्यू इंटू टू ए को हम लिख सकते हैं पी अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक्स बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। के को आप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, और डायरेक्शन आप जानते हो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, तो हमने आई कैप लिख दी डायरेक्शन। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। देखो सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि टू आइसोलेटेड मेटलिक स्फीयर हैं S1 S2, रेडियस 1 एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, आर चार्ज सच दैट बोथ हैव द सेम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हम दो स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं। देखिए इसमें मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, दो मेटलिक स्फीयर हैं, इसका नाम S1 रख दिया और इसका नाम S2 रख दिया। ठीक है, पहले की रेडियस 1, दूसरे की रेडियस 3। ये बोल रहा है कि दोनों की सेम चार्ज डेंसिटी है इतना, तो पहले की चार्ज डेंसिटी 2/पाई 10⁻⁹, दूसरे की इतनी है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी आप जानते हो, ये होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्फीयर अपॉन एरिया ऑफ द स्फीयर। तो ये वैल्यू हो गई आपकी सिग्मा की। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चार्ज निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, चार्ज बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों गोलों के चार्ज बोल सकते हैं। पहले गोले का चार्ज आएगा, सिग्मा क्या होता है इसका दे रखा है, 2/पाई 10⁻⁹, और एरिया हो जाएगा इसका 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4। दूसरे का चार्ज Q2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई 10⁻⁹, ये तो सिग्मा की वैल्यू है। ठीक है, इंटू एरिया, 4 पाई r स्क्वायर एरिया होता है, तो एरिया में हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, रेडियस 3 है और ये सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू है चार्ज की। दे आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड बाय अ थिन वायर, कैलकुलेट द न्यू चार्ज ऑन द स्फीयर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम Q2 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 72 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। ऐसे ही Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। ठीक है, अब इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है थिन वायर से इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो अब चार्ज
किससे जाता है, ज़्यादा पोटेंशियल वाले से कम की तरफ जाएगा। अब हमें बताना है नए चार्ज क्या क्या होंगे दोनों स्फीयर पर, या स्फीयर S1 पर नया चार्ज क्या होगा। देखिए इसमें आगे ये बोल रहा है कि दोनों को जैसे हमने वायर से कनेक्ट किया है ना, तो हमें पता है कि जब भी हम वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पर चार्ज का ट्रांसफर होता है। वो किससे किस में जाता है, हाइयर वोल्टेज से लोअर वाले में, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि वोल्टेज किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट गोले का वोल्टेज अगर मैं बोलूँगा तो वो आएगा Q1/R, ठीक है ना, R1, यानी कि K आ जाएगा और Q1 की जगह क्या आ जाएगा, 8 × 10⁻13, और R क्या है, 1 सेंटीमीटर। ऐसे अगर मैं बोलूँगा सेकंड का वोल्टेज निकालो तो वो कितना आ जाएगा, सेकंड का वोल्टेज आ जाएगा, जैसे फर्स्ट का था तो सेकंड का आ जाएगा KQ2/R2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, K × 72 × 10⁻13 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो देखो यहाँ 24 का फैक्टर आ रहा है, यहाँ 8 का फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब V2 वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है। तो चार्ज हाइयर से लोअर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर मान लो पहले गोले पर Q1 + Q हो जाता है ना, और दूसरे गोले पर क्या हो जाता है, मान लो Q2 - Q। तो अब हमें फाइनल चार्ज निकालना है कितना कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट गोले का जो वोल्टेज है वो हम लिखेंगे KQ1 + Q/R1, ठीक है। और जो सेकंड स्पेयर का वोल्टेज है वो लिखेंगे हम KQ2 - Q/R2, ठीक है। K से K कैंसिल आउट, और वैल्यू पुट करेंगे हम Q1/R1 और Q2/R2 की वैल्यू हम पुट करेंगे। देखो यहाँ पर गिवन है चार्जेस की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर Q2 चार्ज आपका गिवन था, आपको ध्यान होगा 72 × 10⁻13, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो पूरी वैल्यू हमने पुट कर दी है ना। इस फॉर्मूले में Q1 की वैल्यू और R1 की वैल्यू, Q2 की, R2 की वैल्यू पुट करिए। स्मॉल q अननोन है वो निकल आया। स्मॉल q आप ऐसे कैलकुलेशन देख सकते हैं, ये आ गया 12 × 10⁻13। अब हमें स्पेयर वन पर बोल रहा है कि न्यू चार्ज बताना है, तो न्यू चार्ज क्या होगा, Q1 + Q। तो हम इसमें Q1 में ऐड कर देते हैं ये वैल्यू। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 × 10⁻12। एक बार आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 आर लोकेटेड इन XY प्लेन एट पॉइंट -D0, 0 0 एंड D0, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसमें को ड्रॉ कर लेते हैं। जो आपका फर्स्ट चार्ज है Q1 वो प्लेस है -D, 0 पर। यहाँ कहीं पर हमारा Q1 है -D, 0, ठीक है। उसके बाद Q2 कहाँ है, ओरिजिन पर है, तो यहाँ पर हमारा Q2 है 0, 0। फिर Q3 है D, 0 पर, तो Q3 हमारा हो गया D, 0 पर। उसके बाद बोल रहा है Q1 एंड Q3 आर आइडेंटिकल एंड Q2 इज पॉजिटिव। तो Q1 और Q3 आइडेंटिकल है और Q2 क्या है, पॉजिटिव है। अब आइडेंटिकल का मतलब ये बताया नहीं इसने, Q1 Q3 नेगेटिव है या पॉजिटिव। दोनों एक जैसे हैं, अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q3 भी पॉजिटिव होगा, और बोला अगर Q3 नेगेटिव है तो Q1 भी क्या होगा, नेगेटिव। दोनों आइडेंटिकल होंगे, सेम चार्ज होंगे और नेचर के होंगे, सेम नेचर के। अब ये बोल रहा है कि Q2 पॉजिटिव है, ये कन्फर्म है। व्हाट विल बी द नेचर एंड वैल्यू ऑफ Q1, ठीक है, सो डेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। अब देखो Q1 को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर Q1 मान लो पॉजिटिव हो गया और Q3 भी तब पॉजिटिव ही बनना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, Q1 को नेगेटिव लेना पड़ेगा और Q3 को अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब बोल रहा है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 हो सकती है, ठीक है ना। और व्हाट इज द नेचर एंड वैल्यू ऑफ Q1, तो पहला आंसर हमारा हो गया नेचर ऑफ Q1 इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। सेकंड पार्ट है वैल्यू ऑफ Q1 हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो देखो पहले दो चार्जेस की वजह से होगी K Q1
माइनस का Q1 प्लस का Q2 अपॉन Q1 और Q2 के बीच का गैप क्या होगा, स्मॉल डी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट का मतलब स्मॉल डी गैप है। और Q2 Q3 के बीच की एनर्जी क्या होगी, वो लिखेंगे K Q2 Q3। अब देखो Q3 निगेटिव का है तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और Q2 Q3 के बीच का गैप क्या हो जाएगा, स्मॉल डी। ठीक है, और अब बचे Q1 और Q3, इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या लिखेंगे हम, प्लस का K Q1 Q3 अपॉन 2D। अब ध्यान रखना है, जो Q1 और Q3 के बीच का गैप है वो 2D है। ठीक है, और ये सब किसके बराबर आने वाला है, 0 के। अब देखो Q1 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और Q1 और Q3 हमारे क्या थे, आइडेंटिकल। तो जहां ये Q3 लिखा है उसको मैं Q1 रिप्लेस कर दूंगा। देखो ये Q3 लिखा है तो इसको मैं Q1 रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो Q1 को तो Q1 ही लिखा है, और जो Q3 लिखा है उसको मैं क्या रिप्लेस करूंगा, इस Q3 को Q1 रख देना है। देखो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों ऐड होके हो जाएगा 2 टाइम्स K Q1 Q2 अपॉन डी। और जो थर्ड टर्म है वो क्या है, K Q1 स्क्वायर अपॉन डी इक्वल टू 0। तो K जो है कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, Q1 की एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। यहाँ से बचेगा -2Q2 अपॉन डी, और यहाँ से बचेगा Q1 अपॉन 2D। तो हम सॉल्व करके Q1 निकाल सकते हैं, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, इधर आके 0 हो जाएगा। तो Q1 आपका आ रहा है 4Q2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया मैग्नीट्यूड वाइज। अब देखिए इसमें ये कह रहा है दो पार्ट हैं। फर्स्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल डाइपोल एट लार्जर डिस्टेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, मैंने बताया था आपको सबसे पहला। इसमें के पी अपॉन आर स्क्वायर आता है आंसर। दूसरा ये बोल रहा है 3 पॉइंट चार्जेस स्मॉल क्यू, टू क्यू एंड एन क्यू आर प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में बोल रहा है कि 3 चार्ज हमने रख दिए, एक को स्मॉल क्यू ले लिया है, एक को 2Q ले लिया और एक को NQ। ठीक है, और जैसे मान लीजिए साइड इसकी ट्रायंगल की हम एक इक्वल साइड A मान लेते हैं। अब ये बोल रहा है पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो स्मॉल n हमें फाइंड करना है। n क्या होगा अगर हमारे पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या है, 0। तो ट्रायंगल की टोटल एनर्जी देखो कैसे लिखेंगे, इसमें पेयर बना लेते हैं। स्मॉल q और 2Q के बीच की पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखेंगे, k स्मॉल q इंटू 2Q अपॉन A। फिर 2Q और NQ के बीच की एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, 2Q इंटू NQ अपॉन A। और लास्ट में इस स्मॉल q और NQ के बीच की एनर्जी लिखेंगे और इक्वल टू 0। अब देखो 0 है तो इसमें K कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, A भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, आप मैथ समझते हैं इतनी। और स्मॉल q भी कैंसिल होगा, 2 बार यहाँ आया है, 2 बार यहाँ पर और 2 बार यहाँ पर। अब देखो फाइनली क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से 2 बचा, यहाँ से क्या बचेगा, 2n बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, n इक्वल टू 0। 3n इक्वल टू -2, n इक्वल टू -2/3। तो ये n कोई भी नंबर हो सकता है, इतना चार्ज आ जाएगा, माइनस का 2/3Q। या n की वैल्यू पूछा है तो -2/3, जिससे आंसर हमारा 0 आ जाए। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन 1 mm हैज़ अ कैपेसिटेंस 20 पिकोफैरेड। ठीक है, तो पहले केस में ये बोल रहा है कि 1 mm का गैप है दो प्लेटों के बीच का, और स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm है, और जो इसकी कैपेसिटेंस है वो 20 पिकोफैरेड है। पिको आप जानते हैं, 10⁻⁻12। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, इसको सेपरेट किया प्लेटों को, तो हमने थोड़ा वर्क डन किया इसके अंदर। ठीक है, प्लेटों को दूर दूर कर दिया। कितना दूर कर दिया कि नया जो डिस्टेंस है वो 5 mm है। ठीक है, आप ये समझिए अगर पुराना डिस्टेंस d है, पुराना डिस्टेंस अगर क्या है d, तो नया डिस्टेंस क्या है आपका 5d कर दिया हमने। ठीक है ना, और हमने थोड़ा वर्क डन किया ऐसा करने में, दूर करने में। तो जब हम वर्क डन करेंगे तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन इसके अंदर किस रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अब इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले भी इसके अंदर एनर्जी है U1, है ना,
अब फाइनल एनर्जी और ज़्यादा होगी। तो पूछ रहा है हमने कितना वर्क डन किया। तो वर्क डन हमारे द्वारा क्या होता है, जितना इसके अंदर अब फाइनल एनर्जी आ गई है, ज़्यादा एनर्जी आ गई होगी अब फाइनल, तो फाइनल एनर्जी माइनस जो पहले से थी। तो अगर हम डिफरेंस कर लेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन होगा। ठीक है, जैसे मान लो पहले से इसके अंदर 10 जूल की एनर्जी थी, हमने कुछ मेहनत करी, वर्क डन किया, अब इसके अंदर टोटल एनर्जी मान लो 15 जूल की हो गई। इसका मतलब हमने कितना वर्क डन किया होगा, 5 जूल का, जिससे इसकी एनर्जी इस 10 जूल से बढ़ के 15 जूल हो गई। तो वो वर्क डन हम U2 माइनस U1 से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले डेटा पुट कर देते हैं। इसमें पहले चार्ज दे रखा है 4 माइक्रो कूलम। ठीक है, अभी दूर कर दिया तो अभी भी चार्ज क्या रहेगा, 4 माइक्रो कूलम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन देखो पहले जो कैपेसिटेंस थी अगर वो C थी, यानी कि 20 पिकोफैरेड, अब जो नई कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी, D को 5 टाइम बढ़ा दिया है, तो कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर D को आप 5 टाइम बढ़ा दोगे तो जो कैपेसिटेंस है कितने टाइम कम हो जाएगी, 5 टाइम कम हो जाएगी। ठीक है, तो 20 को 5 टाइम कम कर लो, 5 से डिवाइड करके, नई कैपेसिटेंस आ गई 4। इसको 5 से डिवाइड कर लिया तो नई कैपेसिटेंस क्या आ गई, 4, 10⁻⁻12। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनिशियल और फाइनल एनर्जी निकाल लेंगे, U2 और U1। तो देखो एनर्जी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है Q² अपॉन 2C। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर भी है और ये भी फॉर्मूला है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। फिर हम फाइनल एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है ना, फाइनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, वही Q2² अपॉन 2C2 से। अब जो इनका डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं सारी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के आपको बता दे रहा हूँ। इसमें चार्ज आपका 4 माइक्रो कूलम था, 10⁻⁻6 इंटू माइक्रो कूलम है, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, और अपॉन में 2C। ये 20 पिकोफैरेड था, तो 12 - 12 रख दिया। ठीक है, ये तो U1 आ गया, और U2 हम निकाल लेंगे, सेम चार्ज है तो स्क्वायर कर दिया, और C2 की वैल्यू 5 टाइम कम हो गई, तो नई कैपेसिटेंस 4 पिकोफैरेड। अब देखो आप U2 माइनस U1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट में आपको दे रहा हूँ करने को, आप इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आंसर में लिख दे रहा हूँ क्या आना चाहिए, ये आंसर आप चेक करना, 1.6 जूल आना चाहिए इसमें से इसको माइनस करके। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम K = 4 इन बिटवीन द प्लेट इज C। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है, उसकी प्लेट के बीच में पहले से डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, डाइलेक्ट्रिक 4 है। तो डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद जो इसकी कैपेसिटेंस है वो, उसकी वैल्यू आप जानते हो K टाइम होती है ना, K A∈0/D। तो इसकी वैल्यू C ही बता रहा है। ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि अगर मीडियम को हटा दो तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो देखो मीडियम को अगर हम हटा देंगे तो ये बची हुई कैपेसिटेंस आएगी A∈0/D। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू, 4 इंटू A∈0/D, के की वैल्यू 4 है। तो ये बता रहा है डाइलेक्ट्रिक डालने पर जो कैपेसिटेंस है वो C है। तो बिना डाइलेक्ट्रिक के क्या आंसर आएगा, वो आएगा A∈0/D, जो हमारा एयर में होता है, तो आ जाएगा C/4। सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए एक क्वेश्चन इसमें ये बोल रहा है कि एक प्रोटॉन है, उसको हम P1 से P2 पॉइंट पर ले जा रहे हैं, बोथ लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल एट P1 एंड P2 आर -5 एंड +5। तो यहाँ कहीं आपका P1 है और यहाँ पर कहीं आपका P2 है, यहाँ पर वोल्टेज आपका -5 है और यहाँ पर वोल्टेज +5 है। तो आप क्या कर रहे हैं, P1 से P2 ले जा रहे हैं एक प्रोटॉन को, P1 से ले जा रहे हैं P2। ठीक है, किसको ले जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल, जो कि क्या है हमारा प्रोटॉन। तो जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक जगह P1 से दूसरी जगह P2 ले जाते हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क डन, वो होता है जिस चार्ज को ले जा रहे हैं वो चार्ज जिस जगह पर रख रहे हैं उस जगह का पोटेंशियल यानी P2 का, माइनस जिस जगह से लेके आए वहाँ का पोटेंशियल यानी कि P1 का। तो Q की वैल्यू आप पुट कर दो इसमें, प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, P2 का वोल्टेज आप जानते हैं 5 और P1 का वोल्टेज -5। तो आंसर आ गया 1.6 10⁻⁻19 इंटू 10, यानी 1.6 10⁻⁻18। तो ये बी ऑप्शन सही है। देखो माइनस साइन जब आएगा तो आपको याद रखना है ये जो वर्क डन है ये एक्सटर्नल
एजेंसी के द्वारा वर्क डन है। जब भी हमसे पूछेगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वहां पर हमें आंसर, जो ये आंसर आता है ना, इसका साइन चेंज कर देना होता है, तो माइनस आप पुट कर देना। तो यहाँ पर जो हमसे बोला गया है वो वर्क डन ऑन द प्रोटॉन बोला गया, ऑन द प्रोटॉन मतलब एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, तो ये वर्क डन हमारा प्लस में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इसमें ये बोला है द प्लेट्स P1 एंड P2 ऑफ ए 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आर एट पोटेंशियल 25 वोल्ट एंड माइनस 25 वोल्ट। तो हम एक कैपेसिटर की दो प्लेट दिखा देते हैं। जो फर्स्ट प्लेट है P1 उसका वोल्टेज है 25 और जो सेकंड प्लेट है वो माइनस 25। तो देखो जो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव प्लेट का वोल्टेज माइनस नेगेटिव प्लेट का होता है ना, तो 25 में से माइनस 25 जाएगा, तो फॉर्मूला में ये जो V आएगा ये 50 वोल्ट आपका बन गया। ठीक है। अब एक कैपेसिटर में तीन चीज़ें होती हैं, एक तो खुद का C होता है कैपेसिटेंस, दूसरा होता है कैपेसिटर का वोल्टेज, और तीसरा होता है उसमें कलेक्टेड वाला चार्ज। ठीक है। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, Q बराबर CV। याद रखना है ये V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का, और ये पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है ये Q। ठीक है। तो यही हमसे पूछ रहा है द चार्ज ऑन द P1 प्लेट, तो P1 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और P2 पर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो P1 पर चार्ज बताना है, तो वैल्यू पुट कर दो। तो ये 100 आ गया और -6, यानी कि 1 × 10⁻⁻⁴ कूलम। ठीक है। तो इसको आप 0.1 × 10⁻³ कूलम लिख सकते हो। इसका मतलब 0.1 मिली कूलम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। तो आज के लिए इतना करते हैं, कल इसका एक और नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगा जिसमें बचे हुए क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, थैंक यू।